कहानियां सिर्फ वर्तमान की नहीं होती, वे अतीत के अंधेरों में भी पलती हैं, उन गहराइयों में जहां इतिहास की स्याही से खून बहा करता था। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही राज्य की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठे। राज्य का नाम था दुर्ग वाटिका। उत्तर दिशा में बर्फीली चोटियों से घिरा, दक्षिण में गहरे जंगलों की सीमाओं तक फैला और पूर्व पश्चिम में दो विकराल नदियों के बीच बसा यह राज्य कभी धरती का एक मुकुट माना जाता था। इसका किला सप्त वज्र दुर्ग 7 परतों वाला था, जिसमें प्रवेश करना सिर्फ राजा के आदेश से ही संभव था। यह भूमि कभी विद्वानों, योद्धाओं और कलावंतों की थी, जहां न्याय की गूंज शंख की ध्वनि जैसी थी और राजा की गद्दी को धर्म सिंहासन कहा जाता था। लेकिन वह सिर्फ अतीत की बात थी। पुरानी मान्यता थी कि जब भी राज्य की आत्मा दुखी होगी, उसकी स्त्रियां शोक में डूबेंगी और एक दिन वह राजमहल स्वयं रक्त के आंसू रोएगा। कहते हैं महल के नीचे एक पुराना रहस्यमयी कुंड है, जहां हर अन्याय के बाद एक हल्की सी लहर उठती है और जैसे जैसे राज्य पाप से भरता है, वह लहर चढ़ती जाती है। दुर्ग वाटिका की प्रजा आज 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक जो महल के आदेशों से डरकर जीती है, दूसरी जो अपने भीतर विद्रोह की आग लिए चुपचाप तप रही है। लड़कियां जब पैदा होती हैं तो माँ बाप पहले राजा की हवस को याद करते हैं, फिर भगवान को। जातियां हैं, लेकिन उनके फर्क से ज्यादा अब फर्क पड़ता है एक ही बात से, क्या तुम राजा की पहली रात के नियम से बच पाओगे? पुस्तकें बताती हैं कि राजा वर्धमान के समय में यहाँ स्त्रियों को शिक्षा, युद्ध और सभाओं में बराबरी का अधिकार था। लेकिन फिर सत्ता का सूरज डूबा और उसके साथ डूब गई आत्मा भी। राजा वीरभद्र वर्तमान शासक उसी वंश की अंतिम सड़ी हुई कड़ी है। उसकी हवस ने इस गौरवशाली वंश को कलंकित कर दिया। अब गद्दी पर धर्म नहीं बैठता, सिर्फ भय और वासना का एक राक्षस राज करता है। दुर्ग वाटिका अब वह राज्य नहीं रहा जहां लोग जन्म लेना चाहते थे। अब यह वह भूमि है जहां लोग बेटी होने से डरते हैं। राजा बुरे पैदा नहीं होते, पर कभी कभी समय, साजिश और भीतर का अंधकार मिलकर किसी मनुष्य को राक्षस बना देते हैं। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस व्यक्ति की कहानी जो कभी दूध की तरह शुद्ध था, पर आज रक्त और वासना में डूबा बैठा है। राजा वीरभद्र की कहानी। वीरभद्र सूर्यवंशी राजकुल का सबसे छोटा पुत्र था। वह बचपन से ही अन्य राजकुमारों से अलग था। जहां उसके भाई युद्ध, नीति और धर्मशास्त्र में रमे रहते, वहां वीरभद्र कहानियों में, तंत्र मंत्र में और काले रहस्यों में गहरी रुचि लेता। उसे रात्रि का अंधकार भाता था। वह अक्सर अकेला महल की पुरानी सुरंगों में चला जाता, जहां सदियों पुरानी मूर्तियां थीं जो विकृत थीं, और वहां की दीवारों पर काम कला के भित्ति चित्रों को वह देर तक निहारता रहता। राजा वर्धमान ने कई बार उसे समझाया, पर वीरभद्र की रुचियां अब बदलने लगी थीं, कहानियों से हवस की तरफ। एक रात जब वह केवल 17 का था, महल में एक तांत्रिक स्त्री आई, रजनी नाम की। कहते हैं वह काली विद्या जानती थी। वह वीरभद्र को रातों रात पुरुषत्व की शक्ति देने का वादा करती थी, पर उस विद्या की कीमत थी, कभी संतोष नहीं आएगा। रजनी ने जो विद्या दी, वो न सिर्फ हवस की भूख, बल्कि उसके भीतर एक अजीब सी वासना की प्यास जगा गई। कुछ कहते हैं रजनी उसी राज्य के मंत्री की भेजी हुई चाल थी, ताकि वीरभद्र की मानसिकता बिगड़ जाए और राज सिंहासन कभी उसके हाथ न आए। पर वे भूल गए, जो राक्षस बना दिया जाए, वह सिंहासन खुद छीन लेता है। राजा वीरभद्र अब केवल शरीर नहीं चाहता था, वो चाहता था वर्चस्व। उसका चेहरा मुस्कुराता था, लेकिन आंखें जलती थीं। वह स्त्रियों के चेहरे पढ़ता नहीं था, नोचता था। वह बेहद चालाक था। उसने राज्य में नियम बना रखा था कि जब भी कोई पुरुष विवाह करेगा, तो स्त्री को प्रथम रात्रि राजा के साथ बितानी होगी, ताकि वह अपनी वासना की आग बुझा सके, और वह इसे धर्म का नाम देता था। लोग धर्म के डर से चुप रहते, पर उन्हें नहीं पता था राजा का धर्म अब वासना का ग्रंथ बन चुका है। राजा वीरभद्र ने सिर्फ शरीर नहीं तोड़े, उसने लोगों की आत्मा को तोड़ा। उसने राज्य में एक ऐसा मौन का कानून फैला दिया, जहां लोग बात नहीं करते, सिर्फ आंखें झुकाकर जीते हैं। बेटियां जब बड़ी होती हैं, तो माएं उन्हें राजमहल की दिशा में झुककर शापित दृष्टि से देखती हैं। उसका नाम सुनते ही औरतें अपनी चूड़ियां उतार देती हैं और मर्द बस चुपचाप अपने घर की दीवारें ऊंची करने लगते हैं। राजा वीरभद्र अब सिर्फ शासक नहीं था, वह एक बीमारी था जो हवा की तरह पूरे राज्य में फैल चुकी थी। कोई उसे रोक नहीं सका, क्योंकि सबने बोलना बंद कर दिया था। राजा वीरभद्र की 3 रानियां, जिनके सौंदर्य से अधिक उनकी आत्मा की ज्वाला अब भी इस महल में भटकती है। रानी रत्नप्रभा। रत्नप्रभा कांची राज्य की राजकुमारी थी। विवाह से पहले उसने वीरभद्र की गंदी दृष्टि को भांप लिया था, लेकिन राज्य की राजनीतिक मजबूरी ने उसे चुप करा दिया। कहते हैं उसने महल के कक्ष में वीरभद्र पर खंजर से वार किया। 3 दिन बाद उसकी लाश कुएं में मिली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुएं के पास आज भी जब रात गहरी होती है,
एक स्त्री की चीख सुनाई देती है, रानी यमिनी। यमिनी एक तपस्वी आर्षी की पुत्री थी। उसने वीरभद्र से विवाह तब किया जब राजा ने राज्य में धर्म संस्थान को बढ़ावा देने का नाटक किया। यमिनी ने वीरभद्र को बदलने की कोशिश की, उसे सत्य और संयम का ज्ञान दिया, पर एक राक्षस जब भूखा हो तो वह वेदों को भी जला सकता है। राजा ने एक तांत्रिक अनुष्ठान में उसे जबरन भाग लेने को कहा, जहां यमिनी की देह को हवस का यज्ञ कुंड बना दिया गया। कुछ कहते हैं यमिनी ने आत्मदाह कर लिया, कुछ कहते हैं उसने राजमहल की सबसे ऊंची मीनार से कूदकर जान दी। लेकिन आज भी उसी मीनार पर एक गौर वर्ण की स्त्री दिखती है, रानी सरस्वती। सरस्वती किसी राज्य की नहीं, जनता की रानी थी, एक सामान्य परिवार की बेटी जिसे राजा ने प्रेम का नाटक करके विवाह किया। सरस्वती को सबसे पहले महल की सच्चाई पता चली। उसने अन्य स्त्रियों से छुप छुप कर संपर्क किया, गुप्त विद्रोह शुरू किया। वह महल में एक गुप्त दस्तावेज तैयार करती थी, जहां वह राजा के कुकर्मों की सूची बना रही थी। लेकिन वह पकड़ी गई। कहते हैं राजा ने उसे महल की दीवारों में जिंदा चिनवा दिया। नंदिता की बड़ी बहन मालविका उन्हीं में से एक थी, जिसका विवाह राजा से आशीर्वाद समझकर किया गया था। वह विवाह के बाद कभी लौटकर नहीं आई, पर एक रात नंदिता ने उसे सपने में देखा। उसके कपड़े रक्त रंजित थे और वह केवल इतना कहती रही, मत जाना वहां, नहीं तो तू भी मौन हो जाएगी। कहानी कहती है जब नंदिता महल की चौखट लांघती है तो उस रात एक दिया अपने आप जल उठता है कुएं के पास, और वहां खड़ी एक छाया कहती है, हम तीन थीं, अब चौथी आई है, पर इस बार अंत अलग होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रत्न प्रभा की आत्मा जो कभी साहस से लड़ी थी, अब नंदिता के भीतर शक्ति बनकर उतरती है। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक आम सी लड़की किसी दैत्य के अंत की शुरुआत बन जाती है। इस कहानी में वो मोड़ थी नंदिता। नंदिता का जन्म एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता गांव के पुरोहित थे, उसकी माँ लोकगीत गाती थी और नंदिता की बहन मालविका सितार बजाती थी। बचपन एक गीत की तरह बीता, पर वो गीत तब टूट गया जब राजा वीरभद्र ने मालविका से विवाह की मांग की। पिता डर गए और चुपचाप स्वीकृति दे दी। मालविका ने सिर्फ अपनी छोटी बहन के लिए ये बलिदान दिया था, लेकिन विवाह के बाद वो कभी लौटी नहीं। और फिर एक दिन एक सैनिक ने कहा, तुम्हारी बहन अब इस संसार में नहीं है। बचपन से ही नंदिता किसी और जैसी नहीं थी। वो चुप रहती थी, मगर उसकी आंखों में आग थी। वो बहन के बचे हुए सितार को छूती और हर बार आंखों में प्रतिशोध की एक नई लकीर उभर आती। वो डरपोक नहीं थी, मगर बहुत सोचने वाली थी। हर बात को गहराई से समझती थी, शब्दों से वार करती थी और जहां जरूरत हो शत्रु की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो सकती थी। बहन की मृत्यु के बाद नंदिता ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने छिपकर गुप्त अस्त्र विद्या सीखनी शुरू की। गांव के एक वृद्ध योद्धा गुरु वासुदेव से, जिसने कभी वीरभद्र के पिता के लिए युद्ध लड़ा था। वो पहाड़ियों में जाती, तलवार चलाती, ध्यान करती और चुपचाप राजमहल की गाथाएं सुनती। वहां के हर कमरे, गुप्त द्वार और नीचता के किस्से। नंदिता अकेली नहीं थी, उसके पास थे गुरु वासुदेव, एक बुजुर्ग योद्धा जो वीरभद्र के काले अतीत को जानता था। गौरांग, महल का एक चुपचाप सेवक जो बहनों की चीखें सुन चुका था। भानु, एक वैद्य की बेटी जो राजा की दवा में जहर मिलाने को तैयार थी। और सबसे बड़ा साथ, रत्न प्रभा की आत्मा जो अब सपनों में उसे निर्देश देती थी। नंदिता जानती थी कि सीधा सामना करना मूर्खता होगी। राजा चालाक था और महल एक किला। उसने योजना बनाई विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करना, ताकि वह स्वयं पहली रात महल में प्रवेश पा सके। महल के गुप्त कक्षों का मानचित्र बनाना गौरांग की मदद से, राजा की नब्ज और नशे की आदतों को समझना भानु के जरिए, महल में देवी की प्राचीन मूर्ति के नीचे दबे हुए शस्त्र को पुनः प्राप्त करना, जहां कभी रत्न प्रभा ने अपना अस्त्र छिपाया था। नंदिता कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी बहन की अधूरी चीख को तलवार की धार पर लिखने चली थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि इंतजार था एक सही रात का, एक सही वार का। कभी कभी सबसे गहरी साजिशें चुपचाप बुनी जाती हैं और क्रांति की शुरुआत तलवारों से नहीं, बल्कि एक झूठी मुस्कान से होती है। नंदिता अब युद्ध के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। राजा वीरभद्र ने राज्य भर में एक घोषणा कर रखी थी, जो भी युवती विवाह योग्य हो उसका नाम दरबार में दर्ज कराया जाए। नंदिता ने अपने नाम की जगह दासी बनकर महल में प्रवेश करने का रास्ता चुना। गौरांग ने मदद की। महल की एक वृद्ध दासी कौशल्या उसकी झूठी पहचान बनाकर उसे महल के भीतर ले आई। अब नंदिता का नाम था नीला, एक अनजान छुप रहने वाली दासी जो रात को चुपचाप महल की दीवारें गिनती थी और दिन में रानियों की वीरान
कक्षों की सफाई करती थी। महल वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते थे। उसमें गुप्त दरवाजे, दीवारों के पीछे छिपे कमरे और एक तलघर था जहां कई स्त्रियों की हड्डियां बिखरी थीं। गौरांग और नंदिता ने एक नक्शा बनाना शुरू किया। राजा के निजी कक्ष, चौकियों की तैनाती और उस सुरंग का रास्ता जहां से रत्न प्रभा की आत्मा कभी प्रकट होती थी। एक रात जब नंदिता रानियों के पुराने कपड़ों की कढ़ाई वाले संदूक खोल रही थी, तभी पीछे से राजा वीरभद्र की आवाज आई। तुम नहीं हो, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नंदिता के हाथ कांप गए, लेकिन उसने सिर झुकाए जवाब दिया, मैं जंगल वाले गांव से आई हूँ महाराज, मेरा नाम नीला है। राजा कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर मुस्कुराया। नीला, ये नाम मुझे याद रहेगा। उस रात नंदिता ने पहली बार जाना कि उसकी सांसें अब गिनी हुई हैं। कौशल्या, जिसने नंदिता को भीतर लाया था, अब शक करने लगी थी। तू दासी कम और योद्धा ज्यादा लगती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नंदिता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कभी तुम्हारी बेटी भी इस महल से गई थी ना? कौशल्या की आंखें भर आईं। अब वो भी उस विद्रोह का हिस्सा बन गई जो वर्षों से भीतर ही भीतर पनप रहा था। राजा की आदत थी हर नव युवती को पहले मदर कक्ष में बुलाना, जहां रानियों की पुरानी पोशाकें थीं और दीवारों पर उनके अंतिम चीखों की परछाइयां। नंदिता को भी बुलाया गया। वो वही कमरा था जहां उसकी बहन मालविका की चीखें दबाई गई थीं। जैसे ही राजा ने नंदिता की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पर बंधी राखी टूट गई जो उसकी बहन ने अंतिम बार बांधी थी। राजा रुक गया। ये कलाई, ये निशान, ये तो मालविका का था। अब राजा को शक होने लगा था। हर योजना एक बार नहीं, कई बार टूटती है, पर जो वीर होता है वो हर टूटन में रास्ता ढूंढ लेता है। नंदिता अब अपनी योजना के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। और उस रात जब अमावस्या की कालिमा आसमान पर फैल चुकी थी, राजमहल के गगनचुंबी द्वारों के पीछे एक स्त्री अपने प्राणों से बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। ये केवल बदले की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की आवाज थी जिसे सदियों से चुप रहने को कहा गया था। राजा सिंहासन पर बैठा है। उसके सामने नंदिता को लाया गया है, जिसकी पहचान अब उजागर हो चुकी है। चेहरा झकमी पर आंखों में आग। राजा हंसते हुए, तो तू वही है मालविका की बहन, तू भी उसकी तरह मर जाएगी मेरी आग बुझाने के लिए। नंदिता सांस रोकते हुए गुस्से से, नहीं वीरभद्र, आज तू जलेगा और तेरी हवस की राख में हर औरत की चीख गूंजेगी। राजा तलवार निकालता है, पर नंदिता ने पहले से तलघर से ली गई रत्न प्रभा की तलवार छुपा रखी थी। भीषण युद्ध होता है। दूसरी मंजिल से महल की दीवारें हिलने लगती हैं। रक्त बहता है। हर वार के साथ नंदिता की आंखों में यादें कौंधती हैं, बहन की, कौशल्या की बेटी की, उन बेनाम औरतों की। राजा घायल होकर, तू जानती है ना, तू भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। राजा अगर बर्बर न हो तो राज्य नहीं चलता। नंदिता गर्जना करती हुई, नहीं, राज्य राजा से नहीं, न्याय से चलता है, और तू न्याय का सबसे गंदा मजाक था। जैसे ही राजा गिरता है, कमरे की छत से नीली लौ चमकती है। रत्न प्रभा की आत्मा प्रकट होती है, तेजस्वी, शांत और करुणामयी। रत्न प्रभा, धीरे से, तेरी आग से हमने झलकर देखा था, आज किसी और की आंच से तू जला है वीरभद्र। नंदिता, तू केवल बहन नहीं, तू हमारी मुक्ति है। गगन भेदी घंटियां बजने लगती हैं, दरवाजे खुलते हैं, प्रजा इकट्ठा होती है। गौरांग सबको बताता है, राजा अब नहीं रहा। एक स्त्री ने वो किया जो हम सब डर के कारण नहीं कर पाए। जनता की आंखों में आंसू हैं, पर पहली बार डर नहीं, सम्मान और गर्व है। सुबह होती है। नंदिता खून से सनी हुई सीढ़ियों पर बैठी है। गगन से सूरज की पहली किरणें गिरती हैं। एक छोटी बच्ची उसे फूल देती है। बच्ची, अब राजा कौन बनेगा दीदी? नंदिता मुस्कुराकर, अब राजा नहीं, अब न्याय राज करेगा। इतिहास हमेशा तलवारों से नहीं, बल्कि एक स्त्री की चुप योजना से बदलता है। कभी किसी बहन के आंसू, कभी किसी आत्मा की पुकार, और कभी एक निडर स्त्री की तलवार। ये कहानी उसी की है जिसने हवस के राज्य को न्याय के सूर्य से जला दिया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक इसे शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हिम्मत से ही शुरू हो।